हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमने कई टॉपिक कवर कर लिए। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस मतलब होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको, और ऐसा क्या है इस अकाउंट में जो कि बाकी अकाउंट्स में नहीं है, और ये अकाउंट बन जाने के बाद हम इसमें से क्या चीज़ एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कंपनी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। अपनी कंपनी में अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो उसको बदल सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला टॉपिक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सो अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, अब किस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश एंड कैश फ्लो, कैश इक्विवेलेंट्स हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ जो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ऑब्जेक्टिव्स हम कर रहे थे तो उसमें समझाया था। सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बेसिकली जब कंपनी अपने पैसे कहीं उधार देती है या किसी और जगह लगाती है। फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी उधार लेती है। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कंपनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले, और कंपनी को कौन सी जगह से फाइनेंस लेना चाहिए, शेयर से लेना चाहिए, डिबेंचर से लेना चाहिए। सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उस कंपनी को उसमें अपना जो भी एनालिसिस है वो लगाना होता है, तभी कंपनी अच्छे डिसीजंस बना पाती है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए स्टूडेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कैश आपके पास ज़्यादा होगा तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और लोगों का उधार भी चुका सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कैश आपके पास कम है तो ना ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और लोगों का उधार समय पे नहीं देने की वजह से कंपनी को नुकसान भी हो सकता है लोग पैसा ना लगाएं। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एसेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो लिक्विडिटी होती है, ये वर्ड देखिए, लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या होता है, जो बह जाए। और कंपनी के हिसाब से लिक्विडिटी होता है जो जिसके पास ज़्यादा कैश होता है। अगर आपकी कंपनी के पास ज़्यादा कैश है तो आपकी कंपनी को लिक्विड बोला जाएगा, और अगर कम कैश है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कम लिक्विडिटी पाई जाती। सॉल्वेंसी मतलब होता है कि कंपनी अपना उधार चुकाने के लिए कितनी सक्षम है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विडिटी है, या आप बोल सकते हैं कि कंपनी के पास अगर ज़्यादा कैश है तो सॉल्वेंसी भी उसकी अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर कल को जो भी व्यक्ति ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा कंपनी के ऊपर, तो वो कभी भी पैसा मांगेगा तो कंपनी दे सकती है, क्योंकि उसके पास कैश हमेशा अवेलेबल है। ठीक है। और इसमें सिर्फ कैश नहीं होता, चार पांच चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा आने वाली क्लास में बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो तुरंत कैश में बदल जाए उसको भी हम लिक्विड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या हमारी कंपनी के पास कितना कैश है कि हम लोगों का पैसा लौटा सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका कंपनी में कितना कैश फ्लो हुआ है, या आपकी कंपनी में बहुत कम कैश फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब आप पैसा नहीं लौटा पाएंगे, आपको मुश्किल आएगी, आपको बार बार अपनी मशीन्स बेचनी पड़ेंगी, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे कंपनी नहीं चलती है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। कंपनी जब भी अपनी उधार को सही समय पे लौटा सके, उसी को बोलते हैं उसकी सॉल्वेंसी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हेल्प टू एक्सेस लिक्विडिटी। सो आई होप यह पूरा पॉइंट आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, पहले ही बता चुका हूँ। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपके हाथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो बड़े आराम से आप कैश मैनेज कर पाएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन केस ऑफ एक्सेस कैश, एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कैन बी अरेंज्ड इन केस ऑफ डेफिसिट कैश। अब कंपनी को पता लग जाता है कि उसके पास ज़्यादा कैश है। ठीक है, ज़्यादा कैश आ गया है कंपनी के पास कहीं से। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से आता है? देखिए, कभी कभी कंपनी की सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं किसी साल, तो उसके पास ज़्यादा कैश आ गया। या कंपनी के
जो कंपनी ने किसी को उधार दिया होगा, कंपनी के डेटर्स होंगे, तो कभी कभी वो पैसा लौटा देते हैं समय पर, तो उसकी वजह से कैश ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी वजह से अगर कैश ज़्यादा हो रहा है तो कैश कंपनी खाली नहीं रखती अपने पास, क्योंकि खाली कैश क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है टाइम के साथ। तो इससे अच्छा कंपनी किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसी को बोला जाता है। थोड़े समय के लिए भी अगर इन्वेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कंपनी के प्रॉफिट में काउंट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लायबिलिटी, अगर देखिए कंपनी को लगता है कि उसके पास कैश कम है, तो ऐसे केस में क्या कर सकती है, थोड़े समय के लिए कहीं से वो लोन का अरेंजमेंट कर सकती है 2 या 3 महीने के लिए, और उससे अपना कैश फ्लो बढ़ा सकती है। तो ये सारे डिसीजंस कब ले पाओगे, जब आपको पता लगेगा कि कैश आपके पास कम है या ज़्यादा है। तो कैसे पता लगेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो तीसरा इंपॉर्टेंस समझ आई। सारी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं एक दूसरे से मिली जुली ही है, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब, देखिए स्टूडेंट्स, हर कंपनी एक बजट बनाती है कि हमको इस साल इतना कैश अरेंज करना है और इतना कैश किसी को अगर हमको देना है तो इसमें से ही पेमेंट करनी है। सो इतना कैश फ्लो हमारा एक साल में रहेगा, तो उसको बोलते हैं बजटेड कैश फ्लो। ठीक है। और दूसरी तरफ साल खत्म हो जाने के बाद जो नतीजा निकल के आता है उसको बोलते हैं एक्चुअल कैश फ्लो। अब जाहिर सी बात है, आप भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो आपने एक टारगेट बना रखा होगा कि हमको इतने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। लेकिन एग्जाम हो जाने के बाद जितने मार्क्स आपके आते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल। ठीक है। एग्जाम से पहले जो प्लान था उसको बजटेड बोलेंगे। अब ये दोनों हमेशा सेम तो होते नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, हमको इतना तो पता लग सकता है कि हम कहाँ पर हैं। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगी हमारे पास, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि कितना प्लान, हमने जितना प्लान बनाया था, क्या उस पर हम कारगर साबित हुए या नहीं। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है स्टूडेंट्स। तो दो चीज़ों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, एक तो बजटेड कैश फ्लो और एक्चुअल कैश फ्लो। क्लियर है। चलिए आगे अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। सो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस। सो यहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजंस किस तरह के होते हैं। देखिए, मैनेजमेंट हमेशा कोशिश ये करेगी कि कंपनी के पास पैसे की कमी ना हो, कैश की कमी कभी ना हो, और कंपनी को रेगुलर पैमाने पर कैश मिलता रहे लोगों से, और वो लोगों का भरोसा हमेशा अ, जीती रहे। ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को किसके बारे में पता होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंट इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। पोटेंट इन्वेस्टर मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी पे नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं लगाए। ठीक है। तो ये तुरंत ही पैसे लगा देंगे जब कोई अच्छा मौका मिलेगा। तो इनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं। लैंडर्स हो गए जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, और क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार लिया हुआ है सामान। ठीक है। लैंडर्स बेसिकली हमको पैसा देते हैं, और क्रेडिटर्स हमको सामान देते हैं जो हमारे डे टू डे में यूज़ होते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, अ कंपनी मैनेजेस द कैश। तो स्टूडेंट्स, इन सब की जो इंफॉर्मेशन है, इन्हीं को पढ़ के कंपनी कैश को मैनेज करती है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, कैश फ्लो से मिल जाती है। हमको पता लग जाता है कि इतने शेयर होल्डर्स हैं और बढ़ना चाहते हैं, इतने इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है कि हमको कितने पैसे और चाहिए, क्या हमारे पास बहुत सारा कैश पड़ा है। अगर देखिए ज़्यादा कैश पड़ा है तो शेयर होल्डर से और कैश लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो अपने शेयर्स मत उस समय इशू करें। पोटेंट इन्वेस्टर्स को भी बता दें कि अभी हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कैश कम है या ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस पे इफ़ेक्ट करता है। चलिए लास्ट पॉइंट करेंगे, डिविडेंड डिसीजन। अब देखिए, हमारे कुछ ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कई साल से हमारे पास पैसा लगाया है। कई साल से भी ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं कुछ दिनों में भी पैसा लगाया हुआ है, और अगर उनके पास शेयर्स हैं हमारे, तो उनको हम देते हैं डिविडेंड। ठीक है। डिविडेंड एक तरह का प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स के साथ बांटा जाता है। सो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि कैश होगा तभी तो डिविडेंड दे पाओगे। अगर कैश ही नहीं है तो क्या अपनी ज़मीन बेचोगे या अपनी मशीन्स बेच के आप डिविडेंड दोगे? कभी नहीं ऐसा होता।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हेल्प इन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड देना है या नहीं देना है, डिविडेंड कितना देना है अगर देना है तो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लग जाती हैं। जितना ज़्यादा कैश उतना ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है शेयर होल्डर्स को। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने किया है कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस, और बहुत ही जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट था। आई होप कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई है। अब बहुत ही जल्द हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो 2 या 3 क्लासेस और लेने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।